आज हम करेंगे अपना अगला टॉपिक द सेंट्रल बैंक। अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसके हम फंक्शंस करेंगे और सेंट्रल बैंक के बारे में जानेंगे। अब सेंट्रल बैंक बेसिक सी थिंग है, होता क्या है। सेंट्रल बैंक वो होता है जैसे कि अब मान लो इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है, आरबीआई, जो सब चीज़ों को रेगुलेट कर रहा है, सब कॉमर्शियल बैंक को। अब ये एक बड़ा बैंक होता है जो हर एक चीज़ को मैनेज करता है, जैसे कि फंडिंग कहाँ पे कौन से बैंक में किस हिसाब से होगी, रेगुलेट सारी चीज़ें कैसे करनी है, जो कुछ भी होता है सब यही बैंक बनाता है। अब जानते हैं पहले एक मिनट। द सेंट्रल बैंक इज़ एन अपेक्स बैंक डैट कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। जैसे मैंने बताया आपको कि सेंट्रल बैंक एक बड़ा बैंक होता है जो सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है कंट्री के। इट इज़ अ सोल एजेंसी ऑफ नोट इशूइंग एंड कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। ये एक कंट्री में सिर्फ एक वो होता है बैंक, सेंट्रल बैंक, जो नोट को बनाता है और इशू करता है सप्लाई को, और सप्लाई चेक करता रहता है इसमें इकोनॉमी में। इट सर्व एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड मैनेजेस फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ द कंट्री। अब जो ये बैंक होता है गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है कि उसके रिजर्व्स वगैरह को मैनेज करके। अब जैसे इंडिया का है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई है जो सेंट्रल बैंक है वो किसका है, इंडिया का। अब ये आरबीआई एक्ट कब पास हुआ था, 1934 में, और 1935 में आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था। ये एमसीक्यू में आ जाता है कई बार कि आरबीआई कब का एक्ट कब पास हुआ, 1934, और कब बनाए, 1935 में। अब इसके हम करेंगे आगे फंक्शन। इसके फंक्शन हैं सात फंक्शन है। आप देखो ज़्यादा नहीं कहता है, इसमें से आपको जो अच्छा लगे 5 याद कर लो, ये बहुत हैं। अब पहला फंक्शन क्या है, बैंक है, पैसे छापेगा। जैसे गाना सुना होगा, बोला बाबा दे दे नोट छापने की मशीन, वही मशीन है सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई। अब इसका इंग्लिश में पढ़ते हैं पहले थोड़ा। बैंक ऑफ इशूइंग नोट, ये हेडिंग भी लिखने ज़रूरी हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते अपनी मदद से, सिर्फ जो बुक में लिखा है हेडिंग चेंज नहीं करनी, जो बुक में लिखा है बस वही करना है। और अंदर का मटेरियल चेंज कर सकते हो अपनी भाषा में आराम से। तो सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री हैज़ एक्सक्लूसिव राइट ऑफ इशूइंग नोट्स, दिस इज़ कॉल्ड करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। द नोट्स इशूड बाय द सेंट्रल बैंक आर अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अब जो हो वही है कि सेंट्रल बैंक के पास अथॉरिटी है नोट छापने की, और जो ये नोट छापता है वो लीगल है और सारी जगह काम आते हैं। और ये आते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी बता देता हूँ, वो मनी होती है जो एक ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं कि गवर्नमेंट वो कर यार कि गवर्नमेंट ने उसको अथॉरिटी दे दी कि ये उसमें चलेंगे, उसी को कहते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। और ये अनलिमिटेड है जैसे, और एक एक होती है लिमिटेड, एक होती है अनलिमिटेड। अब लिमिटेड में आते हैं जैसे कहीं आप कार लेने गए तो आप उनको सबको एक एक के सिक्के तो दे नहीं सकते 30-40 लाख के, वो लिमिटेड चीज़ें होंगी। जो नोट वगैरह है, 10 का नोट, 20 का नोट, 100 का नोट, 200 का, 500 का, 1000 का, 2000 का, ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी के अंदर आती हैं। अब ये समझ जाओ कि बैंक का काम क्या है। उसके पास अथॉरिटी है नोट छापने की, ये सबसे पहला है, ये सबसे आसान था देखो। इसके बाद आते हैं हम बैंक ऑफ द बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये पढ़ते हैं। अब आते हैं हम दूसरे नंबर पॉइंट पे, बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब सेंट्रल बैंक इज़ अ बैंकर। अब लिखा है बैंकर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक एक टाइप का बैंक है जो हमारे लिए काम करता है, कि बैंकर का काम करता है, एजेंट का काम करता है, फाइनेंशियल एडवाइज़र का काम करता है गवर्नमेंट के लिए। कैसे, एज अ बैंकर वो गवर्नमेंट के अकाउंट मैनेज करता है, ठीक है जी। एज अ एजेंट वो गवर्नमेंट के लिए सिक्योरिटी बाय भी करता है, सेल भी करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। एज एन एडवाइज़र, अब वो जो बैंक है वो गवर्नमेंट को ये भी बताता है कि आपको कौन सी पॉलिसीज़ बनानी है मार्केट में मनी कंट्रोल करने के लिए, और कौन सी नहीं बनानी, कौन सी ठीक रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी। ठीक है जी, समझ आ गया। कोई दिक्कत आई हो तो दोबारा रिवाइंड करके आप ये देख सकते हैं। अब अगला टॉपिक है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। अब इसके सेंट्रल बैंक के क्या क्या रोल है। एज अ बैंकर इट ऑलमोस्ट द सेम रिलेशन विद अदर बैंक इन द कंट्री एज अ कमर्शियल बैंक हैज़ विद इट्स कस्टमर। अब जैसे
जो नॉर्मल बैंक है हमारे पास, हम नॉर्मल में जाते हैं, जैसे वो हमारे साथ रिलेशन उनके हमारे हैं, वैसे ही आरबीआई का रिलेशन है कमर्शियल बैंक के साथ। ठीक है जी। अब इसकी 3 ऑब्जर्वेशन है वो हम पढ़ते हैं। द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक एंड ऑफर देम लोन। अब जैसे कई बार बैंक, आपने सुना होगा, बैंक करप्ट हो जाता है नॉर्मल। अब मान लो कोई बैंक है, ग्रामीण बैंक है, उसके पास पैसे ख़त्म हो गए, उसने ऐसे जो कैश रिजर्व हमने पिछली वीडियो में देखा था कि बैंक देता रहता है, उसके पास होता नहीं, फिर भी अगर वो ज़्यादा दे दे और उसको लौटाना पड़े, तो ऐसे टाइम पे पैसा तो है नहीं जब मार्केट में उसके पास, तो वो किसके पास जाएगा? सेंट्रल बैंक के पास, कि भाई मेरे पास है नहीं, तो वो सेंट्रल बैंक इनको लोन प्रोवाइड करता है। अब ये देखो, ये हो गया लोन प्रोवाइड करता है जब उनसे एक्सेप्ट डिपॉजिट करता है। द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स क्लीनिंग हाउस फैसिलिटी टू द कमर्शियल बैंक। इट इज़ अ चेक क्लियरिटी फैसिलिटी प्रोवाइड एट अ सेंटर एट ऑल बैंक्स। इसका मतलब है कि ये उनको क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी भी देता है। इसका मतलब है कि अगर मान लो किसी से मान लो मैंने पैसे लेने थे और मैंने उसके पैसे देने भी थे। मान लो मैंने एक मिनट में एग्जांपल नहीं, इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि ए ने 10,000 रुपये विड्रॉ करे, चेक 10,000 का चेक लगाया, उसने दूसरे बी ने 15,000 का लगा दिया। अब उन दोनों को एक दूसरे के देने थे पैसे, एक दूसरे के हिसाब से थे, तो वो बैंक क्या करेगा, जिस किसी को 10 देने थे उसको उसके 10 देने थे, उसको उसने, दोनों ने अलग अलग टाइम पे लगाया, तो वो बैंक क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी के अंदर ये करेगा कि वो दोनों के चेक वहीं पे डिसमिस कर देगा कि तेरे खाते में आए और कट गए, उसके खाते में आए और कट गए, बस ये हिसाब हो गया। ठीक है जी। और इसके बाद आता है इट इज़ एन सुपरवाइजरी रोल। द सेंट्रल बैंक एंश्योर दैट द कमर्शियल बैंक शो कंप्लायंस टू इट्स डायरेक्टिव्स। कि इसका मतलब ये है कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के ऊपर अपनी नज़र भी रखता है कि वो काम सही से कर रही है, डायरेक्शन में कहीं उसका CRR ज़्यादा तो नहीं है, SLR ज़्यादा तो नहीं है। अब CRR और SLR आपको समझ नहीं आएगा, वो आगे आ जाएगा, बस आप इतना ध्यान रखो कि वो सुपरवाइजरी रोल करते हैं, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के ऊपर नज़र रखता है। ओके जी। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। अब लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट का मतलब देखो, लास्ट रिजोर्ट, इसका मतलब आप सीधी सी बात ये समझो कि मान लो अब आपको कहीं से पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो रहा, तो आप किसके पास जाओगे? अपने मम्मी पापा के पास जाओगे लास्ट में। जैसे जब और कहीं से सहारा नहीं मिलता, अपने घर वालों से सहारा मांगना पड़ता है लास्ट में आके, उसी को कहते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। ऐसे ही जब कमर्शियल बैंक फेल हो जाते हैं, पेमेंट फेल करने के, पैसे देने के लिए, तो वो किसके पास जाएंगे? सेंट्रल बैंक के पास जाएंगे कि भाई मैं कंगाल हो गया, मेरे को पैसे दे दो, जब कभी मेरे पास वो आएगा, पैसे आएंगे मैं आपको लौटा दूंगा, उसी हिसाब से वो इंटरेस्ट लगता है। अब 5वां पॉइंट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब नाम से आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बिल्कुल आसान है, इसके अंदर कुछ नहीं है। अब सेंट्रल बैंक, अब सीधी सी बात है, आपको ये सेंट्रल बैंक इज़ द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, बस इतनी लाइन डालिए। उसके बाद आता है इट ऑल्सो एक्सरसाइज मैनेज फ्लोटिंग। अब इसके जो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, इसके अंदर होती है मैनेज फ्लोटिंग भी। अब मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। मैनेज फ्लोटिंग रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज with the view of achieving stability of exchange rate for the domestic currency। अब जो मैनेज फ्लोटिंग होता है, इसके अंदर होती है सेल एंड परचेज, खरीदना और बेचना फॉरेन एक्सचेंज की। विद इसके अंदर नॉर्मल सी बातें हैं। मैनेज फ्लोटिंग का मतलब ये होता है कि हम फॉरेन एक्सचेंज को ख़रीद रहे हैं और बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? स्टेबिलिटी लाने के लिए डोमेस्टिक करेंसी में। ओके जी। अब क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी मैंने आपको पहले भी कराया, बस वही है। अब इसको अच्छे से पढ़ लेना, एक बार वीडियो को पॉज करके यहीं रोक के पढ़ लो। कंट्रोल ऑन क्रेडिट ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना एक टॉपिक हो गया है। अब एक बार ये डिफरेंस पढ़ लेना। देखो 1 मिनट में आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, इसको पॉज कर लेना यहीं पे, एक बार आप पढ़ लेना अच्छे से। कहीं पे दिक्कत आएगी इसमें तो बता देना, नोट साथ के साथ बनाते रहो आप, आपको आसानी रहेगी। ओके, तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।